हम जो देखते सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं बताया गया वही सबसे बड़ा सच होता है। एक बंद दरवाजा, एक ठंडी रात और एक ऐसी चीख जो पुलिस की फाइलों में तो दर्ज हुई, लेकिन इंसाफ के तराजू तक कभी नहीं पहुंच पाई। सोचो जरा, अगर तुम्हारे घर की दीवारें ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएं, अगर तुम्हें पता हो कि बाहर अंधेरे में जो सन्नाटा है वो शांति का नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान का है। ये कहानी किसी सुनसान जंगल की नहीं बल्कि एक भरे पूरे गांव की है। एक ऐसा घर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन जिसके अंदर उस रात जो हुआ उसने इंसानियत के हर उसूल को तार तार कर दिया। रात के सन्नाटे में हुई एक छोटी सी चूक और वही एक पूरी कहानी बन गई। क्या ये सिर्फ एक अपराध था या एक पूरी व्यवस्था द्वारा रची गई एक गहरी साजिश जिसका मकसद सिर्फ एक महिला की इज्जत नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को मिटाना था। ये तारीख थी 26 जनवरी 2004। जगह अगरपुर दासपाड़ा, किशोरगंज, बांग्लादेश। कड़ाके की ठंड थी। गांव में हर कोई रजाई में दुबका हुआ था। आमतौर पर ऐसी रातें सुकून की नींद लाती हैं, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी भारीपन था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा फैसला हो चुका था जो सब कुछ पलटने वाला था। ये मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं है, ये कहानी है इम्प्यूनिटी की, यानी अपराध करके साफ बच निकलने के भरोसे की। ये कहानी उस डर की है जो 2001 के चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों के दिलों में बैठ गया था। लेकिन असली सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पुलिस के लिए ये मामला आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं क्योंकि सुराग नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सुराग देखना ही नहीं चाहते थे। उस घर में दुनिया की नजरों से दूर एक विधवा औरत अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उनका नाम था नीलू रानी दास, उम्र 32 साल। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था उनके पति सुनील कुमार दास को गुजरे हुए। एक हिंदू विधवा के तौर पर समाज में उनकी स्थिति पहले ही बहुत नाजुक थी। उनके कंधों पर 2 छोटे बच्चों, 13 साल के सुबीर और 8 साल के शुआ की जिम्मेदारी थी, और साथ में थी 80 साल की बूढ़ी आसास अबला रानी दास। और उस घर में एक उम्मीद की किरण भी थी, पॉपी रानी दास, 17 साल की एक हंसती खेलती लड़की जो नीलू की भतीजी थी। वो कॉलेज में पढ़ रही थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने परिवार का सहारा बनने के सपने देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई, उसके सपने और उसकी मुस्कान सब कुछ एक ही रात में उससे छीन लिया जाएगा। आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा था, लेकिन दिल अब भी सुकून ढूंढ रहा था। नीलू के पास जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था, सिर्फ आधा डेसिमल। अमीरों के लिए ये कुछ भी नहीं, लेकिन नीलू के परिवार के लिए ये जिंदगी थी। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रहता है? नीलू के पति की मौत के बाद गांव का नजरिया बदल गया था। वो पड़ोसी जो पहले हालचाल पूछते थे, अब उनकी जमीन को एक अलग ही नजर से देखने लगे थे। हमारे समाज में और खास तौर पर ग्रामीण बांग्लादेश के उस दौर में एक अकेली विधवा को अक्सर सॉफ्ट टारगेट समझा जाता था। भीतर एक अजीब सा सूनापन था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। 2001 के बाद से राजनीतिक माहौल बदल चुका था। नीलू का परिवार दास समुदाय से था जो मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर था। उनके आसपास का बहुसंख्यक समुदाय अब बदलती राजनीति के साथ ज्यादा आक्रामक हो गया था। अलालुद्दीन, जलालुद्दीन और आजम अली जैसे स्थानीय लोग, जिन्हें संतरासी यानी लोकल टेररिस्ट कहा जाता था, अब खुलेआम घूमने लगे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। नीलू ने महसूस किया होगा कि कैसे बाजार में रास्ते पर उसे घूरा जा रहा है, कैसे उसके घर के अनाज के गोदाम पर लोगों की नजरें टिकी है। एक अजीब सा पैटर्न बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। मानवाधिकार रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम पड़ोसी उस परिवार की छोटी सी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। विधवा होने के कारण नीलू उस जमीन को आसानी से बेच नहीं सकती थी और न ही उसके पास कोई रक्षक था। वो लोग जानते थे कि ये शिकार आसान है। जिस पल का डर था वही पल अब सामने खड़ा था। 26 जनवरी की रात लगभग 1 बजे घर के सभी लोग सो रहे थे। दरवाजा मजबूती से बंद था। उन्हें लगा था कि वो सुरक्षित है।
पॉपी शायद अगले दिन की पढ़ाई के बारे में सोचकर सोई होगी। नीलू अपने बच्चों को सीने से लगाकर लेटी होगी। हर चीज जैसे धीमी गति में चल रही थी, मानो वक्त थम गया हो। बाहर कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो खुद एक चेतावनी लग रहा था। और फिर वो भ्रम टूटा, दस्तक से नहीं बल्कि धमाके से। रात के 1 बजे 14 से 15 लोगों का एक गिरोह नीलू के घर के बाहर जमा हुआ। उनके हाथों में लोहे की रॉड, दाव यानी तेज धार वाले हथियार थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, उन्होंने तेज हथियारों से दरवाजा तोड़ दिया। सोचो जरा उस आवाज को, लकड़ी के टूटने की आवाज के साथ साथ उस घर की सुरक्षा का एहसास भी चकनाचूर हो गया। इसे शॉक एंड ऑ कहते हैं। हमला इतना तेज और भयानक करो कि सामने वाला संभलने से पहले ही हार मान ले। एक पल पहले सब ठीक था और अगले ही पल सब कुछ बदल चुका था। वो लोग अंदर घुस आए। उन्होंने औरतों को निशाना बनाया। नीलू और पॉपी को बेडरूम से घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आए, घर की अंदर की पवित्रता को खुले आसमान के नीचे रौंदने के लिए। उस रात जो हुआ वो इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। उन 15 लोगों ने उस आंगन को नर्क बना दिया। उन्होंने नीलू और पॉपी के साथ बारी बारी से वहशीपन किया। दरिंदगी की हद ये थी कि नीलू दर्द और सदमे से बेहोश यानी सेंसलेस हो गईं। हर आवाज का मतलब था और हर खामोशी एक चेतावनी। ये कोई भीड़ का पागलपन नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड अपराध था। नूरू मियां और अहमद अली जैसे लोग औरतों को पकड़े हुए थे ताकि बाकी लोग अपनी हवस पूरी कर सकें। हर किसी का रोल तय था। लेकिन कहानी का सबसे क्रूर और चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जिस वक्त एक तरफ ये घिनौना खेल चल रहा था, उसी वक्त उसी गैंग का एक दूसरा हिस्सा एक और काम कर रहा था। वो घर के अनाज के गोदाम को लूट रहे थे। जी हां, लूट। उन्होंने 40 मन यानी लगभग 1600 किलो धान और सुपारी की फसल चोरी की। ये उस परिवार की साल भर की कमाई थी, उनकी रोटी थी। सोचिए उस मानसिकता के बारे में। एक तरफ औरतों की इज्जत तार तार की जा रही है और दूसरी तरफ इत्मीनान से चावल की बोरियां ढोई जा रही हैं। 40 मन चावल ले जाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। वो 2 घंटे तक वहां रहे, बेखौफ, निडर। ये सिर्फ हवस नहीं थी, ये बरकत थीसिस का जीता जागता सबूत था। अल्पसंख्यकों पर हमले अक्सर जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए किए जाते हैं। रेप तो बस एक हथियार था। असली मकसद था उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ देना ताकि वो जमीन छोड़कर भाग जाएं। जाते जाते करीब 3 बजे उन्होंने वो किया जो किसी भी मां को जीते जी मार डालने के लिए काफी था। उन्होंने हथियार लहराए और चेतावनी दी, अगर पुलिस के पास गईं तो तुम्हारे बेटे सुबीर और शुआ को अगवा करके मार डालेंगे। एक मां के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है। अपनी इज्जत लुटने का दर्द एक तरफ और अपनी औलाद की जान का डर दूसरी तरफ। वो उस रात अंधेरे में बिलखती रहीं, खून से लथपथ और पूरी तरह कंगाल। इज्जत भी गई और खाने का दाना भी। जिस पल का डर था वही पल अब सामने खड़ा था। अगली सुबह 27 जनवरी। सूरज तो निकला लेकिन नीलू की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। वो कुलियरचर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे लगा था कि कानून उसका साथ देगा। उसे लगा था कि पुलिस उन राक्षसों को पकड़ लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन के उस दरवाजे के पीछे एक और अपराधी बैठा था, वर्दी में। हम जो देखते सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं बताया गया वही सबसे बड़ा सच होता है। सब इंस्पेक्टर ने नीलू की शिकायत सुनी और एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसका बहाना क्या था? मुझे ईद उल अजहा की छुट्टी पर घर जाना है, मैं अभी ये केस नहीं देख सकता। सोचिए, एक गैंगरेप विक्टिम आपके सामने खड़ी है और आप कहते हैं कि त्योहार की छुट्टी ज्यादा जरूरी है। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन उस ऑफिसर ने नीलू की शिकायत को रद्दी के टुकड़े की तरह अपनी जेब में रख लिया। उसने उसे आधिकारिक जनरल डायरी में दर्ज ही नहीं किया। पूरे 14 दिन, 2 हफ्ते तक नीलू की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन 14 दिनों में क्या हुआ होगा? उन अपराधियों ने लूटा हुआ चावल कहीं बेच दिया होगा, सबूत मिटा दिए होंगे, गवाहों को धमका दिया होगा। जब मानवाधिकार संस्थाओं का दबाव बढ़ा तब जाकर 9 फरवरी को केस दर्ज हुआ। लेकिन ये जीत नहीं थी, ये एक और धोखा था। थानेदार नबी हुसैन ने एफआईआर तो लिखी, लेकिन उसमें अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ दी, पुरानी दुश्मनी।
सुनने में ये एक मामूली शब्द लगता है, लेकिन कानून की दुनिया में ये केस को खत्म करने की साजिश है। जैसे ही पुलिस लिख देती है कि पीड़ित और आरोपी के बीच पुरानी जमीन की दुश्मनी थी, कोर्ट ये मान लेता है कि शायद औरत ने बदला लेने के लिए झूठा रेप केस लगाया है। नीलू ने मना किया, लेकिन पुलिस ने दबाव डालकर उससे उस गलत एफआईआर पर साइन करवा लिए। इसे कहते हैं सिस्टम द्वारा किया गया दूसरा रेप। पहला शरीर पर हुआ था, दूसरा कागज पर। अब पुलिस के शक की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। डिफेंस वकील अब आसानी से कोर्ट में कह सकते थे, माय लॉर्ड, ये तो जमीन का झगड़ा है। और मेडिकल सबूत? 14 दिन बाद मेडिकल टेस्ट का क्या मतलब रह जाता है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पॉपी रानी दास का क्या हुआ? वो 17 साल की लड़की जिसके सपने उस रात रौंद दिए गए थे। अगर आप सोचते हैं कि समय के साथ घाव भर गए होंगे, तो आप गलत हैं। मानवाधिकारों की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 में घटना के 5 साल बाद किशोरगंज में एक और वीभत्स अपराध हुआ। शिकार का नाम पोपी रानी दास, उम्र 21 साल, जो 2004 की पोपी से मेल खाती है। 2004 में बलात्कार के कलंक के कारण उसका सोशल डेथ हो गया था। रेप विक्टिम होने का ठप्पा लगने के बाद शादी होना मुश्किल था। जब 2009 में उसकी शादी हुई तो उसके पति ने भारी दहेज मांगा, शायद उसकी टूटी हुई इज्जत की भरपाई के लिए। जब परिवार पैसा नहीं दे पाया तो पति ने उसे एसिड पीने पर मजबूर कर दिया। सोचिए उस दर्द को। एक लड़की जो 17 साल की उम्र में गैंग रेप का शिकार हुई, उसे 21 साल की उम्र में तेजाब पिलाया गया। पहले जमीन के लिए, फिर पैसे के लिए। उसका शरीर सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गया। इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि सच कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता, बस देर से सामने आता है। और आज 2024 में क्या 20 साल बाद हालात बदले? 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में सरकार बदली तो आगरपुर दासपाड़ा फिर जल उठा। इस बार नकुल कुमार और सुशांत दास के घरों पर हमला हुआ। 2004 में चाकू और रॉड थे, 2024 में आगजनी और बंदूकें थीं। क्यों? क्योंकि जब 2004 में अलालुद्दीन और उसके गैंग को सजा नहीं मिली तो 2024 की भीड़ को संदेश मिल गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे ही कहते हैं हिंसा का चक्र, यानी सिक्लिकल वायलेंस। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि ये कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। ये केस हमें सिखाता है कि कानून किताबों में नहीं, थानेदार की नीयत में होता है। ये सिखाता है कि जब समाज इज्जत का बोझ सिर्फ औरतों पर डालता है तो वो बलात्कारियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। नीलू और पोपी सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो एक चेतावनी है कि जब हम किसी अन्याय पर चुप रहते हैं तो हम अगले अन्याय की नींव रख रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तुम इससे सहमत हो या नहीं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ होगा, या हमें अपनी सोच बदलनी होगी? क्या नीलू और पोपी को कभी इंसाफ मिल पाएगा? अगर ये कहानी सुनकर आपका खून खौला है तो इस आवाज को रुकने मत देना। शेयर करो, बात करो, सवाल पूछो, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है।